बायोमोलिक्यूल क्या है? तो क्वेश्चन है डिफाइन बायोमोलिक्यूल एंड गिव देयर एग्जांपल। तो बायोमोलिक्यूल दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस मोलिक्यूल्स। बायो कहने का मतलब है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड मोलिक्यूल यानी कि केमिकल एंटिटी या कोई भी केमिकल, यानी कि ऐसा केमिकल या ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी में यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो वो हमारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, अमाइनो एसिड है, वाइटामिन्स हैं, ये हमारे बायोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन मोनोसैकेराइड विद एग्जाम्पल। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस पे इस तरीके से रेड पेन से डैश डैश लग रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो इनको आप ज़रूर से देख लेना, छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो मोनो का मतलब है, देखिए मोनोसैकेराइड में मोनो मतलब वन यानी कि सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर, यानी कि ऐसी शुगर जो कि अगर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वो फर्दर नहीं टूटेगी। बोले तो दोज कार्बोहाइड्रेट, द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते या वो टूट नहीं सकती, वो है हमारी मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एरिथ्रोज है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वो है डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर एंड गिव देयर एग्जांपल। तो जैसे कि नेम में आ रहा है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कहने का मतलब है कि ऐसी शुगर जो कि रिड्यूस करने का काम करेगी किसी दूसरे सब्सटेंस को। तो देखिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक टेस्ट होता है, अगर आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा हो, एक फेहलिंग्स टेस्ट होता है, फेहलिंग टेस्ट। तो ये किस लिए किया जाता है? रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है इनको डिटरमाइन करने के लिए। इसमें एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, फेहलिंग सॉल्वेंट। तो जो शुगर इस सॉल्वेंट को रिड्यूस कर देती हैं, फेहलिंग सॉल्वेंट को, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। जो इनको रिड्यूस नहीं करती वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। तो फेहलिंग टेस्ट के बेस पे आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एंड गैलेक्टोज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी फार्मेसी वाला पे, आप बाकी का देख लेना खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन लिपिड एंड देयर बायोलॉजिकल रोल। तो देखिए लिपिड क्या है? लिपिड एक तरह के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक जो अदर सॉल्वेंट हैं लाइक ईथर, अल्कोहल, उनमें वो सॉल्युबल होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखना, देखिए लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, ये एस्टर होते हैं, लिपिड आर एस्टर। एस्टर का कहने का मतलब है कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें OH यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी, उन कंपाउंड को एस्टर बोलते हैं। तो लिपिड भी हमारे एस्टर ही हैं। किसके एस्टर हैं? इट इज़ द एस्टर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कहने का मतलब वही, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल विद अल्कोहल। तो दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन में वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी का हमने बायोलॉजिकल रोल देखना है। तो लिपिड ये जो है देखिए एकदम रिजर्व्ड फॉर्म होती है हमारी एनर्जी की। हमारी बॉडी जो है इसको रिजर्व करके रखती है। जब भी स्टारवेशन होता है या हमें खाना देर से मिलता है कभी कई दिनों में, तब जो है लिपिड्स को ही हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। तो एज ए एनर्जी सोर्स भी हमारा लिपिड काम करता है। दूसरा है लिपिड मेक्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड बिलायर और प्लस जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी हमारा जो है लिपिड ही होता है। कोलेस्ट्रॉल तो इन दोनों से मिलकर वो बनी होती है। इसके अलावा जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन है जैसे कि विटामिन A, D, E, K, तो इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती हैं। ये हुआ बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डैश डैश लगा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। अच्छा, ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, वो एस्टर तो होंगे ही, साथ के साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होगा, वो हमारे फॉस्फोलिपिड कहलाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन खुद देख लेना। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि कोलिन है, सेफालिन है, स्फिंगोमाइलिन है, तो ये हमारे फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी वही DNA एंड RNA। तो ये एक तरीके पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है कि जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर के हमारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। लॉन्ग में वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। शॉर्ट में समझ लीजिए, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड हमारा नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट शुगर एंड पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर बना होता है।
तो ये बार बार जो न्यूक्लियोटाइड हैं जुड़ जुड़ के हमारे डीएनए और आरएनए बनाते हैं। बस इतना लिख देना इसके डेफिनेशन वगैरह में। और बाकी अगर हम इसके बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो डीएनए का काम क्या है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट करना, वो हमारे डीएनए का काम है। इसके अलावा ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो आरएनए होता है उससे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। एंड जो आरएनए होता है वो एज ए एंजाइम भी वो काम करता है। तो ये इसका बायोलॉजिकल रोल हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, वो है डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। तो ये एक तरह की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। तो देखिए बायो प्लस एनर्जेटिक, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एनर्जी। तो आप ऐसा समझिए देखिए हमारी बॉडी में काफ़ी सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो उसके दौरान कहीं पे हमको एनर्जी देनी होती है, कहीं पे एनर्जी हमको मिलती है, कहीं पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो वही है कि पूरी जो एनर्जी कितनी बनी है, कितनी हम दे रहे हैं, कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, सारी जो एनर्जी की स्टडी होती है, कैलकुलेशन जो पूरी होती है, वही हमारी बायो एनर्जेटिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है फ्री एनर्जी। डिफाइन फ्री एनर्जी, इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में फ्री है, अवेलेबल है किसी भी काम को करने के लिए, वो हमारी फ्री एनर्जी कहलाती है। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जो कि किलो जूल पर मोल में ये मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफरेंशिएट एंड्रोगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। एक ऐसे रिएक्शन जैसे कि A प्लस बी दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, इससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट बनने के लिए हमने ATP देना होगा, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तभी वो रिएक्शन हो पाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंड्रोगोनिक। आप EN से समझ लेना, यानी कि अंदर हमें पहले क्या देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। उनको हम एंड्रोगोनिक रिएक्शन बोलेंगे। दूसरी एक्सर्गोनिक जस्ट उल्टी है, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी एनर्जी हमें देनी नहीं होती, बल्कि एनर्जी खुद जनरेट होती है। जैसे कि A प्लस बी, इससे हमारा प्रोडक्ट बना, साथ के साथ ATP यानी कि एनर्जी भी बनी, उसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे EX का मतलब समझ लीजिए एक्स क्रिएट होना, यानी कि यहाँ पे एनर्जी भी एक्स क्रिएट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। तो इनकी डेफिनेशन भी आ जाती हैं। तो देखिए बात करते हैं कि एंथैल्पी क्या है। उससे पहले अभी हमने देखा था कि फ्री एनर्जी क्या है। फ्री एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो कि किसी भी काम को तुरंत करने के लिए हमारी बॉडी में अवेलेबल है, फ्री है। लेकिन एंथैल्पी क्या होती है, यानी कि जितनी भी एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है उनका जो सम होता है, उनका जो जोड़ होता है, वो हमारा एंथैल्पी कहलाता है। आप ऐसे समझिए जैसे कि आप एक अमीर आदमी हैं और आपके घर में काफ़ी सारा मतलब कि आपके पास सोना चांदी है, आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस है, ज़मीन है आपकी। तो वहाँ पे आप देखोगे अगर हम सबका करें, टोटल प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो आपकी एंथैल्पी कहलाएगी। अगर बात करें कि आपके पास कैश कितना है, कितना आप तुरंत यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना आप तुरंत काम में ले सकते हैं, तो वो आपकी फ्री एनर्जी हुई। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि फ्री एनर्जी क्या है और हमारी एंथैल्पी क्या है। तो एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, और डेल जो है ये चेंज इन एंथैल्पी, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, याद कर लेना, डेल H इक्वल्स टू होता है डेल E प्लस P इंटू डेल B, जहाँ P जो है प्रेशर है, E इंटरनल एनर्जी है, V जो है वॉल्यूम है। तो ये तो हुआ हमारा एंथैल्पी। अब बात करते हैं देखिए एंट्रोपी क्या है। देखिए एंथैल्पी और एंट्रोपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंट्रोपी जो है किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर का मेजरमेंट होती है, बोले तो जो रैंडमनेस होती है उसका ये मेजरमेंट होती है। आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आइस है तो इसमें जो है बहुत कम डिसऑर्डर है, बोले तो एक ही जगह पे है, ये एक ही जगह पे रुकी पड़ी है और एकदम इसमें डिसऑर्डर नहीं है, बहुत ही कम है। आप वाटर में बात करें तो वाटर में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा जगह को घेर रहा है, और वैसे भी। और इसके अलावा गैस इससे भी ज़्यादा उसमें रैंडमनेस होती है, वो और ज़्यादा जगह में फैली रहती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एंट्रोपी है क्या, इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम, यानी कि कितने एटम जो है कैसे अरेंज हैं, वो कितने डिसऑर्डर हैं उसमें, या उसमें रैंडमनेस कितनी है, उसी का मेजरमेंट हमारा एंट्रोपी कहलाता है। तो यहाँ पे आइस की एंट्रोपी सबसे कम है, यहाँ पे रैंडमनेस सबसे कम है, यहाँ पे रैंडमनेस इससे ज़्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी आइस से ज़्यादा होगी वाटर की, और गैस की सबसे ज़्यादा होगी। तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं, डेल एस इक्वल्स टू होता है डेल क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू हीट कंटेंट है, टी जो है टेम्परेचर है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है वो है गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो इन तीनों में जो रिलेशनशिप होती है उसका एक फॉर्मूला है डेल जी अपॉन डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। डेल जी चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच चेंज इन द एंथैल्पी, टी टेम्परेचर है, डेल एस जो है चेंज इन द एंट्रोपी। तो ये तो आपने याद ही करना होगा, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा डिफाइन रेडॉक्स पोटेंशियल। अच्छा, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? आपने जो है एनालिसिस में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होंगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों अगर एक साथ होते हों तो उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें पोटेंशियल एक और वर्ड आ रहा है, पोटेंशियल को अगर हम हिंदी में बोले तो क्षमता बोलेंगे। तो बोले तो किसी भी सब्सटेंस की क्षमता, या बोले तो पोटेंशियल कि वो ऑक्सीडाइज होगा, या बोले तो ऑक्सीडेशन उसका होगा, या रिडक्शन होगा, या बोले तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, उनको ही रेडॉक्स पोटेंशियल बोलेंगे। तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? It is also called as oxidation reduction potential. It is defined as quantitative expression of the tendency of a chemical substance to lose or acquire the electron. तो एक तरीके से ये एक्सप्रेस करता है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा। इसको ना हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये देख लेना, इस पर डैश डैश यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट आर हाई एनर्जी रिच कंपाउंड। अच्छा, उससे पहले समझिए कि एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे कि एटीपी है, जीटीपी है, वो हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड हुए। एक है हमारा हाई एनर्जी रिच कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो एनर्जी है वो एटीपी से ज़्यादा होनी चाहिए। एक एटीपी में हमारी एनर्जी होती है -7.3 KCl पर मोल। तो कुछ एग्जांपल जैसे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, उसमें -13 होती है, तो ये एक एटीपी से ज़्यादा एनर्जी हुई, तो ये हमारे हाई एनर्जी रिच कंपाउंड हुए। इसके अलावा आप देखोगे एसिटाइल फॉस्फेट है, इसमें -10.5 होती है, तो यहाँ पे भी ये ज़्यादा एनर्जी हुई, किससे? एटीपी से। ऐसा ही NADH2 में 3 ATP के बराबर एनर्जी होती है, FADH2 2 ATP के बराबर होता है। तो ये है हमारे हाई एनर्जी रिच कंपाउंड और उनके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है देखिए हमारे डिफाइन एटीपी एंड गिव स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल रोल। एटीपी क्या है? एटीपी अभी हमने देखा था एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, तो सिंपल सा आप वही लिख देना। और बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहले आप देखोगे ये 3 फॉस्फेट हैं, 1 2 3, जैसे कि नेम में आ रहा है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप है इसमें। तो सिंपल सा पहले आपने 3 फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करने होंगे। और दूसरी तरफ आप देखोगे उसमें नाम में आ रहा है एडिनोसिन, यानी कि यहाँ पे एडिनिन जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो प्रेजेंट होता है। तो एडिनिन और 3 फॉस्फेट ग्रुप, और उनके बीच में एक होती है राइबोस शुगर, जो कि हमारा वही शुगर है जो कि RNA में होती है। तो ये जो है तीनों आपने जोड़ देने, वही हमारा ATP बन जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए वह बायोलॉजिकल रोल इसका देख लेते हैं। तो ये एज ए एनर्जी करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता है ATP। दूसरा कि जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसको क्रॉस करना होता है कुछ मॉलिक्यूल्स को, तो ये उनके क्रॉस कराने में ये हेल्प करता है। तो ये हमारा क्या है? ATP का काम हुआ। दूसरा, जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी काम होता है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, या कोई भी फंक्शन हुआ हमारी बॉडी में, तो उसको क्या जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो ATP ही प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे ATP का रोल हुआ। तो इस तरीके से जो ना जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। अब आप कहोगे कि आपने जो है सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट बता दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने ये सारा कुछ इस वजह से कराया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी बार एक्सचेंज हुए हैं। 3 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे, कभी कोई सा आ जाता था, कभी कोई सा आ जाता था। तो यहाँ पे जो सारे थे शॉर्ट ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 10-15 मिनट में पूरी वीडियो पूरा यूनिट कवर हो गई है। तो आप इनको देख लेना। बाकी जो है मैंने इस तरीके से जो डैश डैश लगा रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप छोड़ना ही नहीं है। तो ये इस तरीके से यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना वो है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड हाउ मेनी ATP इज प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है क्या, उसमें कितनी ATP बनती हैं वो आपने बतानी है। अगर आप देखोगे ना ये जो क्वेश्चन है वो हर बार आता है और लॉन्ग में आता है 10 मार्क्स में, जैसे कि राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स एनर्जेटिक्स।
तो अगर देखिए आपको लॉन्ग में भी नहीं आता है ना, तो वही तो इसका रोल है शॉर्ट क्वेश्चन का, कि अगर आपसे देखिए शॉर्ट लॉन्ग में नहीं हो रहा है ना, आप छोटा सा थोड़ा बहुत फिर भी कुछ उसके बारे में लिख कर आओगे शॉर्ट में, तो 10 में से 3-4 नंबर फिर भी आपको मिल ही जाएंगे। तो बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस है क्या। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल में टूट जाता है, या बोले तो कन्वर्ट हो जाता है। साथ के साथ यहाँ पे एटीपी भी जनरेट होती है। तो ये हुई हमारी ग्लाइकोलाइसिस। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी एटीपी बनती हैं। तो देखिए अगर आपने डिटेल में समझना है तो अपने वीडियो को देखना होगा। अब अगर मैं आपको नॉर्मली 2 मार्क्स के हिसाब से बताऊं, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली एटीपी बनती हैं ओटीपी ग्लाइकोलाइसिस में, वो 2 एटीपी बनती हैं। साथ के साथ यहाँ पे 2 NADH2 भी बनते हैं। NADH2, जिससे एक NADH2 से हम 3 एटीपी बना सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के बनती हैं। तो 2 NADH2 हैं, तो टोटल 6 एटीपी और मिल सकती हैं। अगर टोटल गेन की अगर हम बात करें तो 8 एटीपी बनती हैं, जो कि एरोबिक कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तब जा करके हमें एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 8 एटीपी बनती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये मोस्टली 2 मार्क्स में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर उसी हिसाब से करा रहा हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ कर ही नहीं जाना। देखिए व्हाट इज फॉस्फोरोलाइसिस, नेम में आ रहा है। देखिए तोड़ देना, कोई भी वर्ड है उसको 2 जगह से तोड़ दो। फॉस्फोलाइसिस, फॉस्फोरोलाइसिस, फॉस्फो मीन फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो तोड़ दिया जाता है, या बोले तो फॉस्फेट रिमूव कर दिया जाता है। तो उसी को हम फॉस्फोरोलाइसिस बोलते हैं। जैसे कि एटीपी है, एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एटीपी यानी कि ट्राई फॉस्फेट, वो एटीपी एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है। बोले तो एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया, वही है हमारी फॉस्फोरोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत ही आसान है, इसको भी तोड़ दीजिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन जनरेशन, फॉर्मेशन, सिंथेसिस। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। किसी भी ग्लूकोज के बनने की जो प्रोसेस होती है वही हमारी है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें देखिए कितने एटीपी देते हैं। बोले तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बन रही है, तो हमें एटीपी देना होगा, ना कि हमको एटीपी मिलेंगे। तो कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या, कौन सी रिएक्शन हुई, हमारी एंड्रोगोनिक रिएक्शन हुई। आपने पढ़ा था ना एंड्रोगोनिक एक्सर्गोनिक। तो बात करें इसमें 4 एटीपी देने होंगे, 2 जीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, साथ के साथ 2 NADH2 भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हुआ आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज TCA साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और इसमें कितने एटीपी बनते हैं। वैसे तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो देखिए क्रैब साइकिल एक एरोबिक प्रोसेस होती है। बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, या बोले तो ये पाथवे होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें होता क्या है, देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है, एक कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए, कि इससे स्टार्ट होती है, और इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो यहाँ से CO2 निकलेगी, और यहाँ पे होगा क्या, कुछ अदर कंपाउंड बनेंगे, और उनके दौरान बनने के दौरान ही ATP बनती है, या फिर बोले तो NADH2 एंड FADH2 बनते हैं। तो NADH2 FADH2 फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के हमको 3 ATP और 2 ATP देते हैं। तो क्रैब साइकिल क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, ऐसा पाथवे जो कि एरोबिक कंडीशन में सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसके दौरान हमें ATP मिलते हैं। तो ये हो गया। बात करें इसमें कितने ATP बनते हैं, तो देखिए मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस इन द क्रैब साइकिल। तो आप कमेंट करके बताइएगा, और ज़रूर बताना, और जो भी सही होगा मैं फिर उसको पिन कर दूंगा कमेंट को, आप ज़रूर से बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। डिफरेंस है दोनों में। ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें, 2 वर्ड से मिलकर बना है ग्लाइको प्लस जेनेसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन, आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे है ग्लूकोज, ग्लूको, यहाँ पे है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जेनेसिस वही फॉर्मेशन या सिंथेसिस। सो इट इज़ द प्रोसेस, या बोले तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज मोलिक्यूल। आपको अगर पता हो तो ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो होता है उसका ही एक स्टोर्ड फॉर्म होती है,
यानी कि हमारी बॉडी जब रिजर्व कर लेती है ग्लूकोज को, जब ज़्यादा ग्लूकोज होती हैं उन्हीं को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो सिंपल सी क्या प्रोसेस है ये, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, लिवर में और मसल सेल्स में ही होता है। एक इसके ही जस्ट उल्टा है, वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन या बोले तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा बनता है। सो ये भी हमारी वहीं लिवर में होती है और मसल सेल के अंदर होती है, और ये साइटोसोल में होती है। लिवर की जो सेल्स होती हैं उनमें जो साइटोसोल होता है वहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारा राइट द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन कौन से जो हार्मोन से वो रेगुलेट करते हैं, तो आपको पता है वो एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन, जो कि हमारे दोनों पैनक्रियास से ही सीक्रेट होते हैं। ग्लूकागोन का आपको नाम पता है, काम भी पता होना चाहिए कि जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होने लगता है, ग्लूकोज का लेवल जब कम होता है तो ये जो है उसको नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है, कौन, ग्लूकागोन। दूसरा इंसुलिन जस्ट उल्टा होता है, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो बढ़े हुए लेवल को कम लाना, मतलब कम करता है, बोले तो नॉर्मल लेवल पे लाता है, वो हमारा इंसुलिन करता है। इस तरीके से दोनों जो है इसको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस में या क्रेब्स साइकिल में हमारे NADH2 एंड FADH2 ये दोनों चीज़ें बन रही है, हमारे हाई रिच एनर्जी कंपाउंड है, जिससे NADH2 से 3 ATP मिल सकते हैं और इससे 2 ATP मिल सकते हैं। तो ये ATP मिलेंगे कहाँ, ये जहाँ पे ATP मिलते हैं वही तो है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि एक ऐसा पाथवे जिसमें हाई एनर्जी रिच कंपाउंड बोले तो NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और उसी ऑक्सीडेशन से हमें ATP मिलती हैं, वही हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, लिखा पड़ा है खुद पढ़ लेना। बाकी इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें ना 4 इस तरीके से, अगर आप पढ़ोगे डिटेल में इसको, यहाँ पे 4 कैरियर होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो यहाँ पे बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो उसी के बेस पे इसका जो नेम है वो पड़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, लास्ट में इस यूनिट से हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उससे पहले आपने समझना होगा फॉस्फोराइलेशन क्या है। फॉस्फोराइलेशन बोले तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि सपोज ADP है, ADP में कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, 2, डाई फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट, यहाँ पे हमने एक और फॉस्फेट दिया तो कितने बन गए, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। तो ये जो प्रोसेस हुई ना फॉस्फेट के ऐड होने की, उसी को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक होता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव को आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे NADH2 FADH2 इनसे हमारी ATP बन रही हैं, तो यहाँ पे NADH2 एंड FADH2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। NADH2 यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा ATP, 3 ATP, 1 NADH2 से 3 ATP। और ये क्या इन्वॉल्व है इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ऑक्सीडेशन होने के बाद NADH2 3 ATP दे रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन के साथ कनेक्टेड है फॉस्फोराइलेशन, वो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। ठीक है, दूसरा है सिंपल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक ऐसा फॉस्फोराइलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी का ऑक्सीडेशन होता है। सिंपल सा हमारे पास ADP है, वहाँ पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप और प्रोवाइड किया और ATP बन गया, वो हमारा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरीके से ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो हमारी यूनिट सेकंड थी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में, जिसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म ये है। तो स्टार्टिंग में देखोगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये ना वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में। शॉर्ट में अब हम देख रहे हैं क्या है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ऐसे समझिए, देखिए हमारे फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या होते हैं
आपको पता होना चाहिए फैटी एसिड ही हमारे लिपिड होते हैं। बोले तो जो सिंपल फॉर्म होती है लिपिड की वो हमारे फैटी एसिड है। तो ऑक्सीडेशन बोले तो यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, या बोले तो उसका उनका ब्रेक डाउन होना, किसका, फैटी एसिड का, उनका ब्रेक डाउन होना और एसिटाइल कोएंजाइम ए इसका बनना। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, और ये वही है अगर आपको याद आ रहा हो जो कि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल जब स्टार्ट होगी क्या बनेगा हमारा, NADH2 FADH2 प्लस FADH2, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और जब ये बन जाती हैं इनसे हमें ATP मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के जरिए ATP बनती हैं। तो सिंपल से बोले तो कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन इट स्टार्ट क्रेब्स साइकिल, देन फर्दर फ्रॉम the oxidation of NADH2 and FADH2 in the electron transport chain it generate ATP, that is called fatty acid oxidation, या बोले तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। लिखा पढ़ा है खुद पढ़ लेना। बाकी इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहे हैं जो हमारे फैटी एसिड में जो कार्बन होता है, जो बीटा कार्बन होता है, देखिए कई तरह के कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अगर आपने आइसोमर पढ़े हो तो वहाँ पे जो बीटा कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा व्हाट आर कीटोन बॉडीज एंड आल्सो डिफाइन कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज क्या हैं, देखिए जैसे हमारा फैटी एसिड बन रहा है ना, तो इसके ब्रेकडाउन के दौरान कुछ वेस्ट भी बनता है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में तो बन ही रहा है जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, कुछ हमारे वेस्ट भी बनते हैं जैसे कि जिनको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज, इनसे भी हमको एनर्जी मिल सकती है। तो बात करें ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं। सो कीटोन बॉडीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, सिंपल है। और ये 3 कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, एसीटोन, एसिटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जिनको कलेक्टिवली तीनों को ही मिला करके हम कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं। इनसे हमें एनर्जी मिलती है, जब सपोज ग्लूकोज ख़त्म हो जाती है, फैटी एसिड ख़त्म हो गए, बोले तो आप 7-8 दिन से भूखे हैं या 6-7 दिन से भूखे, तब हमारे यही काम आते हैं, वेस्ट ही काम आते हैं, समझ गए। इसके बाद बात करें कीटो एसिडोसिस क्या है, देखिए इसके ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना, सारी वीडियोस मिल जाएंगे। कीटो एसिडोसिस क्या है, जब हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनने लगती हैं तो उनका लेवल सिंपल सी बात है ब्लड में बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को जब एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है उसी को हम कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारे डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पहले ही बोला था मैंने, एक तरह का लिपिड होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन उसको ये बनाता है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड, एंड जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों हमारे क्या हैं, ये लिपिड ही हैं, ये दोनों हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, सॉरी गला बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो बन रही है ना, तो गला ख़राब हो जाता है। और बात करें कि और क्या काम होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो ये देखिए सिंथेसाइज करता है स्टेरॉइड हार्मोन को, विटामिन डी को और बाइल एसिड को। ध्यान रखना 3 चीज़ें हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी एंड बाइल एसिड। तो इस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो देखिए अमाइनो एसिड जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। एसेंशियल बोले तो एक ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में नहीं है, वो हमें डाइट से या बोले तो फूड से लेने होते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरे नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो सिंथेसाइज होते हैं, उनको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। समझ आ गया होगा डिफरेंस। तो एसेंशियल जो है ना वो 9 अमाइनो एसिड होते हैं, 9। तो उनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि हिस्टिडीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, बैलिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। नॉन एसेंशियल की अगर हम बात करें जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके कुछ एग्जांपल जैसे कि एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्पैरेजिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट इज ट्रांस अमीनेशन एंड डीअमीनेशन। जैसे कि नेम में आ रहा है ट्रांस, ट्रांस का मतलब ट्रांसफ़र होना, अमीनेशन मतलब अमीन ग्रुप का। तो इट इज़ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच अमाइनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। एक किसी भी अमीनो एसिड से, अमाइनो एसिड से कीटो एसिड में अमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाना, वही है हमारा ट्रांस अमीनेशन।
सिंपल। दूसरा है डीअमीनेशन। डी का मतलब है यहाँ पे डिटैचमेंट। डी मीन्स अलग हो जाना, रिमूव हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो किसी भी अमाइनो एसिड से अमीन ग्रुप का डिटैच हो जाना या रिमूव हो जाना, वही है हमारा डीअमीनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाट इज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जैसे कि नेम मारा हाइपर, हाइपर मीन्स हाई, कोलेस्ट्रोलेमिया मीन्स कोलेस्ट्रॉल का लेवल। एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो बढ़ता ही है, साथ के साथ जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैटी एसिड होता है ना, तो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, वो एक उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है एक प्लेक का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे कि ब्लड के फिर फ्लो होने में दिक्कत होती है। उससे हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर वो कोरोनरी आर्टरी वगैरह में हो जाए, जो हार्ट की आर्टरी होती है, और मतलब पूरी तरीके से हमें हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं। तो ये प्लेक फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है गिव द सिंथेसिस ऑफ 5-HT फ्रॉम ट्रिप्टोफैन एंड इट्स बायोलॉजिकल रोल। अच्छा, 5-HT का मतलब है सेरोटोनिन, उसी को हम सेरोटोनिन बोलते हैं, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका काम क्या होता है, ये इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मूड, इमोशन, एपेटाइट एंड डाइजेशन, इन सभी में ये उसका रोल होता है सेरोटोनिन का। और बात करें सिंथेसिस की, तो ये ट्रिप्टोफैन से बनता है, ये जो है एक हमारा अमाइनो एसिड होता है। बहुत ही आसान है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन बनेगा। बोले तो जो ट्रिप्टोफेन में जो पांचवा जो कार्बन है, फिफ्थ जो कार्बन है पोजीशन पे, तो उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। तो जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज। तो ये जो है हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा ट्रिप्टोफेन है, तो पूरा आप लिख सकते हैं ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सीलेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो 5-HTP बना है, इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। बोले तो CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, डीकार्बोक्सिलेज। और अगर पूरा ही बोलोगे तो ये हमारा अमाइनो एसिड है, तो बोलेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो सिंपल से हमारा 5-HT यानी कि सेरोटोनिन बन जाता है। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड जॉन्डिस। देखिए, जैसे कि नेम में आ रहा है, हाइपर मीन्स हाई, बिलिरुबिनेमिया मीन्स बिलिरुबिन। एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में, बोले तो ब्लड में, या फिर बोल सकते हैं या हमारी बॉडी में जब बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया। बिलिरुबिन एक तरह का हमारा पिगमेंट होता है, जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो हमारी जो आंखें होती हैं उनका कलर येलो हो जाता है, साथ के साथ हमारी बॉडी भी येलो हो जाती है, उसकी स्किन का कलर, और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह भी येलो हो जाता है, जो हमारा टॉयलेट वगैरह है वो भी येलो आता है। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पीलिया, जॉन्डिस। आपने पता होगा पीलिया में क्या होता है, सारा कुछ पीला पीला होता है, तो वो पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन की वजह से होता है। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, जो बिलिरुबिन जो होता है कब बनता है, जब RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, उनका जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो उसके दौरान ही हमारा ये पिगमेंट बनता है बिलिरुबिन। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी यूनिट हार्ड है ये कंप्लीट होती है। बात करते हैं यूनिट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने स्टार्टिंग में यूनिट फर्स्ट में देखा था कि न्यूक्लिक एसिड है क्या और इनका बायोलॉजिकल रोल क्या है, तो वो तो अब हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि है डिफाइन नाइट्रोजेनस बेसिस एंड गिव देयर स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजेनस बेसिस आपने पता ही होगा, जो कि DNA RNA बनाने में हेल्प करते हैं, प्यूरिन, पैरिमिडिन। तो उसके बारे में आप लिख ही सकते हैं, बाकी लिखा पड़ा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन जो है वो, उनमें 2 रिंग होती है, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है 6 मेंबर्ड रिंग, जो कि 5 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज़ होती है। इसके अंदर आती है हमारी एडेनिन एंड ग्वानिन। स्ट्रक्चर आप देख ही लेना। पायरिमिडिन में एक सिंगल रिंग होती है साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें अगर हम बात करें तो यूरेसिल RNA में होता है, थाइमिन जो है DNA में होता है, तो ये तो आपको पता भी होगा। तो सिंपल सा बस आपने यही स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना, ये 2 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाट इज हाइपर यूरिसेमिया एंड गाउट डिसीज। हाइपर मीन्स वही हाई, यूरिसेमिया मीन्स यूरिक एसिड। सो इट इज़ द कंडीशन व्हेन यूरिक एसिड the concentration of uric acid increase, a level of uric acid increase in the body, that is called hyperuricemia.
ओके। जब ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये जो है हमारे जॉइंट वगैरह में जा कर के इकट्ठा हो जाता है और क्रिस्टल बना लेता है। उसकी वजह से जो जॉइंट वगैरह जो होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। तो उसी को हम बोलते हैं गाउट डिसीज़। आपने देखा होगा ना, बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनके घुटनों में ही दर्द रहता है, सूजे रहते हैं, तो वो यही होता है। उनको या तो आर्थराइटिस होगा या फिर गाउट डिसीज़ होगी, उसमें या तो यूरिक एसिड बड़ा होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड कब बनता है? देखिए, जो हमारी प्यूरिन्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ये वही ना प्यूरिन्स, जब इनका ब्रेकडाउन होता है, जब ये टूटती हैं, तो उसके दौरान ही हमारा ये बनता है यूरिक एसिड। जब ये ज़्यादा बन जाता है या ज़्यादा लेवल इसका बढ़ जाता है, तो हमारी यूरिसेमिया हो जाती है, जिससे हमें गाउट डिसीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन जेनेटिक कोड। अच्छा, जेनेटिक कोड क्या है? इसके ऊपर ना लॉन्ग में वीडियो बनी पड़ी है, देख लेना डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई पेज खाली है, हाँ, जेनेटिक, जैसे कि आपको पता होगा डीएनए होता है। डीएनए से जो हमारा एमआरएनए है वो मैसेज लेके आता है, और जो एमआरएनए जाता है राइबोसोम पे, वहाँ पे फिर हमारी होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो डीएनए जो एमआरएनए से जो मैसेज लाता है ना, वो कोडोन के रूप में लाता है, कोड आते हैं, मतलब कि कोड वो डिकोड करता है, और देन हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड आर ए सेट ऑफ रूल, ये एक रूल का सेट होता है, इसमें 64 कोडोन होते हैं। तो डिटेल में पढ़ोगे तब वो आपको समझ आएगा। 64 कोडोन होते हैं, जिससे कि जो हमारे एमआरएनए या डीएनए जो है, वो उनका यूज़ करते हैं किस भी मैसेज को एनकोड करने के लिए, कि कौन सा अमाइनो एसिड ऐड करना है प्रोटीन बनाने में, कौन सा नहीं ऐड करना है, वो हमारा इन्हीं जेनेटिक कोड से डिकोड किया जाता है, देन हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो सिंपल सी बात है, वही जो कोडोन होते हैं, वही जो 64 कोडोन मिल करके हमारे जेनेटिक कोड कहलाते हैं। लॉन्ग में वीडियो को देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, जैसे कि आपको पता होगा डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और इधर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो पहला वही है पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही सिंपल है। दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, तो ये भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, देख लेना। अब लास्ट में जो हमारी यूनिट 5 है वो स्टार्ट होती है। यूनिट 5 में टॉपिक है एंजाइम। तो बात करते हैं, चलो एंजाइम क्या है। एंजाइम आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ा है आपने काफ़ी, तो फिर भी मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। कोई खाली पेज नहीं है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम हमारे प्रोटीन ही होते हैं, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, और ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। सपोज जैसे A+B, इससे हमारा बन रहा है C, तो यहाँ पे कैटलिस्ट करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बोले तो जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उनको स्पीड अप करने का काम, या बोले तो उनको कैटलाइज करने का जो काम करते हैं, वो हमारे एंजाइम ही करते हैं। तो एंजाइम आर द प्रोटीन विच कैटलाइज द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन दैट आर ऑकरिंग इन अवर बॉडी। ओके, बात करते हैं एंजाइम काइनेटिक क्या है। देखिए, ये एक तरह की स्टडी, एक तरह की ब्रांच बन जाती है। जैसे जो भी रिएक्शन हमारी एंजाइम कैटलाइज कर रहे हैं, ये उनकी स्टडी होती है। साथ के साथ एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तो उनकी स्टडी, उन सभी रिएक्शन की स्टडी जो कि एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, एंजाइम की प्रेजेंट में हो रही है। साथ के साथ एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट, उनकी स्टडी जो होती है ना, वो है हमारी एंजाइम काइनेटिक। डेफिनेशन में आपको समझ आएगा। देखिए, एंजाइम काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन that are catalyzed by the enzyme and investigation of factor which affect the enzyme activity। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वो है गिव माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अच्छा, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन ना 10 मार्क्स में आता है सीधा, या फिर 7 मार्क्स में, देख लेना, लॉन्ग में अपलोडेड है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो माइकलिस मेंटेन बोले तो एक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी कि जैसे कि ये हमारी रिएक्शन एंजाइम द्वारा कैटलाइज हो रही थी, तो ये कितनी स्पीड से हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका रेट क्या है, उसको पता करने के लिए जिस हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं, वही है हमारी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो बात करें, ये होती है V0 = Vmax × S/Km+S, जहाँ पे V0 जो है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन की स्टार्टिंग में रेट क्या है, वो है हमारी V0।
बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि मैक्सिमम रेट क्या था रिएक्शन का। के एम यानी कि माइकलिस मेंथन इक्वेशन, वही जो साइंटिस्ट उन्हीं के नेम पे। एंड एस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बोले तो जो रिएक्टेंट है जैसे कि ए प्लस बी, उनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन ली, कितना अमाउंट लिया, वो है हमारा एस। तो ये है हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज एंजाइम इंडक्शन एंड रिप्रेशन। तो देखिए एंजाइम इंडक्शन को आप ऐसे समझे जैसे कि नेम आ रहा है इंड्यूस इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कि इंड्यूस करना या बोले तो इन्हांस करना, इंक्रीज करना। सो इट इज़ द प्रोसेस बाई विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज और इन्हांस, यानी कि किसी भी प्रोसेस के द्वारा जब एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस किया जाता है या इन्हांस कर दिया जाता है, उसी को हम एंजाइम इंडक्शन बोलेंगे। दूसरा है एंजाइम रिप्रेशन, ये जस्ट उल्टा है, जब एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाता है या फिर डिक्रीज कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एंजाइम रिप्रेशन या एंजाइम इनहिबिशन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 36 क्वेश्चन थे, सारी यूनिट हमने कवर कर ली है। लास्ट में देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये वाट आर कोएंजाइम, ये लॉन्ग में क्वेश्चन है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर शॉर्ट में बात करें तो ये दोनों पूछ सकते हैं, इनमें डिफरेंस आ सकता है कि वाट आर कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कोएंजाइम देखिए, को का मतलब समझिए, को प्लस एंजाइम। को का मतलब होता है सपोर्टिव, सपोर्टिव यानी कि कोई भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो कि एंजाइम की सपोर्ट करते हों। एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन को कैटेलाइज करना। तो बात करें क्या है, देखिए कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम फॉर देयर कैटेलाइटिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि किसी एंजाइम की हेल्प करते हो या बोले तो उसकी कैटेलाइटिक एक्टिविटी को वो इंक्रीज करते हैं, वो हमारे कोएंजाइम कहलाते हैं। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें ना, वो ज़्यादातर वाइटामिन्स या फिर वाइटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि वाइटामिन V1 है, B2 है, B5 है, Na++ है, FAD है, ये हमारे हुए एंजाइम कोएंजाइम। ठीक है, लास्ट में है वो है हमारा आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम इससे बिल्कुल ही अलग है। आपने देखिए यूनिट फर्स्ट में POC में, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो उसमें आपने आइसोमर पढ़े होंगे। आइसोमर हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है या बोले तो जो अरेंजमेंट होता है एटम का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उन्हीं को हम आइसोमर बोलते हैं। इसी तरीके से सेम हमारे आइसो एंजाइम हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो एंजाइम क्या थे हमारे, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से। कई सारे अमाइनो एसिड मिलकर के हमारी प्रोटीन बनाते हैं, बोले तो एंजाइम प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि सपोज एक रिएक्शन है A+B, इससे हमारा C बन रहा है, एक एंजाइम E1 है, एक एंजाइम E2 है। तो आइसो एंजाइम दो ऐसे एंजाइम जो कि एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करते हों, एक ही रिएक्शन में एक ही काम कर रहे हों, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है या बोले तो उनमें जो अमाइनो एसिड है, उनका जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, वो डिफरेंट होता है। सेम इसी तरह केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे ही इनका काम तो एक ही है, एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि इसमें जो अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट है और इसमें जो अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है बिल्कुल, वो हमारे आइसो एंजाइम कहलाते हैं। एग्जांपल से और समझ लीजिए, जैसे कि हमारा ग्लूकोकाइनेज है और एक है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों का काम एक ही है, एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, लेकिन बात करें इनके स्ट्रक्चर की, इसमें जो अमाइनो एसिड है उसमें अलग है या उनका सीक्वेंस अलग है, इसमें जो अमाइनो एसिड है वो अलग है और इनका सीक्वेंस भी अलग है। तो ये हुए हमारे आइसो एंजाइम। तो इस तरीके से ना आप देखोगे हमने जो सारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारा कुछ कवर ही कर लिया है। आई होप आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि हाँ मैंने बायोकेमिस्ट्री में तैयारी कर ली है, और बिल्कुल आपकी तैयारी हो चुकी है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया था, आप इसको सॉल्व कर लेना पूरा, और इसके अलावा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए थे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उनको पढ़ लेना। इस तरीके से आप कंप्लीट तरीके से बायोकेमिस्ट्री को आराम से पास कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, यही मैंने वीडियो में बताना था। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। काजल की सियाही से लिखी